चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक में आज आपको एक भारी गिरावट देखने को मिली, लगभग 3.5% के आसपास की, 3.25% के आसपास की आज आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी आज आपको एक अच्छी गिरावट और थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। मार्केट में आज आपको क्लोजिंग गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, पर क्लोजिंग आपको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिली। जब आज मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक में आपको बेस लाइन के आसपास ही ओपनिंग होते हुए नजर आई, पर उसके बाद आपको दिन में लगातार आपको स्टॉक में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। बीच में कंपनी के स्टॉक ने थोड़ा सा पुश करने की कोशिश की, थोड़ा सा अपने लेवल पर आने की कोशिश की, पर कंपनी के स्टॉक की कोशिशें धराशायी हो चुकी थी। कंपनी के स्टॉक में आज अच्छी पिटाई आपको देखने को मिली है। हालांकि अगर यहाँ पर आप दोस्तों देखें कि कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक साल में सिर्फ और सिर्फ 35% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। हालांकि बात करें 4 मार्च के बाद कंपनी के स्टॉक ने कोई भी बल्कि नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं। 4 मार्च और 4 से 5 मार्च के आसपास कंपनी ने लगभग 70 रुपये के आसपास का अपना हाई बनाया था और उसके बाद कंपनी के स्टॉक ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है। कंपनी के स्टॉक में आपको एक अच्छी गिरावट लगभग 30% के आसपास की आपको 52 वीक हाई से इस कंपनी में के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक स्टॉक में ट्रेडर हैं, तो आपको इस स्टॉक में क्या अहम लेवल होंगे और क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको किन बातों पर बहुत अच्छे तरीके से इस स्टॉक में ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक लेटेस्ट न्यूज़ और हर कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर इसके रिजल्ट का एनालिसिस करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुनने को मिलेंगे, वो पॉइंट मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, कंपनी का अगर हम इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो कंपनी ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो लगभग पिछले साल की, अगर पिछले क्वार्टर की बात करें, वो लगभग 4090 करोड़ के आसपास था। और इस क्वार्टर में कंपनी ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो लगभग 4101 करोड़ के आसपास है। कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें कि कंपनी ने कितना खर्चा किया है, तो कंपनी के अब की बार खर्चे बहुत हद तक कम हुए हैं। कंपनी के जो लगभग 3900 के आसपास जो इनके खर्चे थे वो अब घटकर लगभग 2800 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। कंपनी का अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में एक बहुत बड़ा ह्यूज लॉस बुक किया था, लगभग 630 करोड़ रुपए के आसपास। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो 630 करोड़ रुपए का दोस्तों इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, तो वो इनका नेट प्रॉफिट था। और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कि 865 करोड़ के आसपास निकल कर आता है। कंपनी के बिफोर टैक्स की अगर इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर इस क्वार्टर की बात करें तो ये लगभग 180 करोड़ के आसपास निकल कर आता है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर इस क्वार्टर की बात करें तो वो लगभग 151 करोड़ के आसपास निकल कर आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट इस स्टॉक के लिए माना जा सकता है। पर अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी ने प्रॉफिट तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से जनरेट किया, पर यहाँ पर देखिए, आई एम पॉजिटिव ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पर जिस तरह से वी वैद्यनाथन साहब जी ने कहा है कि वो एक रिटेल बैंकिंग ओरिएंटेड बैंक, यहाँ पर रिटेल ओरिएंटेड बैंक, यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास बैंक यहाँ पर बनाना चाहते हैं, जिसका विजन 10 साल का है या 15 साल का है, पर उसका जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल बैंकिंग पर है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी बैलेंस शीट में उनके जो रिटेल बैंकिंग के जो प्रॉफिट निकल कर आते हैं, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 100-150 करोड़ के आसपास का जिनका लॉस हुआ था रिटेल बैंकिंग में, वो अब घटकर 9 करोड़ रुपए के लॉस के आसपास आ चुका है। जहां पर मुझे ऐसा लगता था कि इनके अब रिटेल बैंकिंग में इनका अब एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो मुझे फिलहाल अभी नहीं देखने को मिला है। कंपनी का जो बैंक का जो मेन जो प्रॉफिट निकल
निकल कर आया है वो इनका ट्रेजरी में से निकल कर आया है। कंपनी के जो फिलहाल रिटेल बैंकिंग जिसकी वजह से ही कम बैंक इतना प्रसिद्ध है, इतना छोटा बैंक होने के बावजूद इस बैंक के शेयर मार्केट में टीवी एक्सपर्ट्स में बहुत चर्चा रहती है। इस वजह से इस कंपनी के में थोड़ा मुझे फिलहाल अभी ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट इस रिजल्ट में देखने को मिला। कंपनी की ईपीएस की बात करें तो पहली बार कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। लगभग 0.24 पैसे के आसपास की कंपनी का ईपीएस आया है। तो रिटेल बैंकिंग में जो इनका 9 करोड़ रुपए का लॉस आया है, बल्कि इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लॉस बहुत हद तक घटा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इनका जो रिटेल ओरिएंटेड बैंक कंप्लीटली रिटेल ओरिएंटेड बैंक बन जाएगा, और जब ये बैंक बन जाएगा तो रिटेल ओरिएंटेड बैंक में इनके अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट होने लग जाएंगे। अगर आप वी वैद्यनाथन जी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जब ये बैंक 2015 में, देखिए दोस्तों, ये बैंक बना था, फाउंड हुआ था, और जब 2018 दिसंबर में जब इस बैंक का मर्जर हुआ, वो भी कैपिटल फर्स्ट वी वैद्यनाथन साहब जी चलाते थे, जो रन करते थे। देखिए कैपिटल फर्स्ट का मैं आपको टाइम बता दूं तो उस वक्त उनके जो कैपिटल फर्स्ट का शेयर है वो 4 साल में 4 गुना तक हो चुका था, क्योंकि इन्होंने जो कैपिटल फर्स्ट जो इनकी एनबीएफसी थी उसमें बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने एक काम कर दिखाया था। तो कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक का जब मर्जर होता है तो उससे बनता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर हम बात करें तो फिलहाल जो इनकी मेन प्रॉब्लम है कि इनका स्टॉक इतना बढ़ क्यों नहीं रहा, इतना हिकअप्स उसमें क्यों नहीं आ रहे, तो मैं आपको बता दूं कि जो उनकी मेन प्रॉब्लम है, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है जो उन्होंने नहीं क्रिएट किए, जो मर्जर के बाद नहीं क्रिएट करे गए हैं, वो मर्जर से पहले आईडीएफसी बैंक से आए हैं। क्योंकि आईडीएफसी बैंक जो इनका था वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लोन कंपनी थी, और जो एनबीएफसी थी मिस्टर वी वैद्यनाथन जी की, वो एक रिटेल ओरिएंटेड एनबीएफसी थी। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़े हिकअप्स स्टॉक प्राइस में और इनके क्वार्टर्स में देखने को मिल सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो आपको इस बैंक में एक स्टेबिलिटी, प्रॉफिट में भी स्टेबिलिटी, और अच्छे तरीके से आपको हर क्वार्टर में धीरे धीरे इस कंपनी के, इस बैंक के प्रॉफिट में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनका विजन 10 साल के लिए है। और आप इस स्टॉक में उतना इन्वेस्ट कीजिए कि अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं, अगर आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर को या इस बैंक को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं, अगर आपको पता है बहुत बारीकी से कि मिस्टर वी वैद्यनाथन जी का किस तरह से उनका काम करने का तरीका है, किस तरह से वो इस स्टॉक को, अगर आपको पूरा विश्वास है मिस्टर वी वैद्यनाथन जी पर। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं वो इनके इंडियन प्रमोटर हैं, जिससे हम कहेंगे कि जो आईडीएफसी लिमिटेड है, जो आईडीएफसी इनकी पेरेंट कंपनी है, वो इनकी मेन प्रमोटर है, और जिसका आरबीआई बैंक ने फिलहाल एग्ज़िट का इनको परमिशन दे दी है, क्योंकि 5 साल के लिए इनका एग्ज़िट का इन पर रूल था कि 5 साल तक ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में से 5 साल तक ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में से एग्जिट नहीं कर सकते एज अ प्रमोटर। पर अब आरबीआई ने इन्हें परमिशन दे दी है कि ये अब एग्जिट कर सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रमोटर के तौर पर। तो अब अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर ये देखिए, अब ये जो न्यूज़ आई थी तो कहीं, जब ये न्यूज़ आई थी तो कई निवेशक को लगता था कि जब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो इनकी पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड, जब ये अपना स्टेक बेचेगी तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक नीचे आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसकी, हाँ, हम ये मान सकते हैं कि कंपनी के जो ये लगातार इन्होंने अपना स्टेक हल्का हल्का कम किया है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अदर्स में है, जो पब्लिक ने है, जो रिटेल बैंकिंग ने है, वहाँ पर इनका जो स्टेक है वो इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32% से लेकर 34% के आसपास पब्लिक ने यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। एफआईज़ ने यहाँ पर, एक बुरी बात यह है कि एफआईज़ ने अपना स्टेक यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, डीआईज़ ने अपना स्टेक यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, और इनके प्रमोटर ने हल्का फुल्का यहाँ पर स्टेक अपना डिक्रीज़ किया है। तो ऑन द वे अगर मैं ओवर लॉन्गर होराइजन की बात करूँ तो कंपनी की जो टारगेट हैं वो बहुत ही शानदार हैं। कंपनी के जो इनकी नेट टारगेट है, जो इनका पूरा विज़न है वो बहुत ही शानदार है। इसलिए आपको आने वाले वक्त में इन कंपनीज़ में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इन जैसे जिस तरह से देखिए, अगर आपको रिटेल बैंकिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास है, अगर आपको
लगता है कि आने वाले वक्त में रिटेल बैंकिंग का ही फ्यूचर है, रिटेल बैंकिंग आने वाले वक्त में बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ सकती है, तभी आपको इन तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपको इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको हर एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों आपको जानने के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब आपको हर एक कंपनी के हर एक क्वार्टर के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।